तृतीय यानी तीसरे स्थान में गुरुदेव। मंत्रेश्वर महाराज या बाकी सब वराहमिहिर जी, वैद्यनाथ जी, जितने भी प्रकांड विद्वानों की या महर्षियों की, संतों की जो भी पुस्तकें हम लोगों को फिलहाल प्रोवाइड है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, उसमें मंत्रेश्वर महाराज जी ने कहा है कि अपमानित कृपण पापी अच्छी बुद्धि का नहीं, लेकिन उसका भाई बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। ये भावाश्रय फलों के अनुसार है। उसका शॉर्ट वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवा देते हैं, लेकिन हम लोगों की चर्चा चल रही है कर्क लगन में गुरुदेव का तीसरे स्थान का फल। तो इसकी संपूर्ण बातें हम लोग पूरे वीडियो में इसी के नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के साथ करेंगे। जय माता की मित्रों, आज बात करते हैं तीसरे स्थान में गुरुदेव अगर कर्क लगन वालों के लिए हो तो किस तरह के फल हम लोग जान सकते हैं। तीसरा स्थान और एकादश स्थान, कुछ हद तक छठा स्थान, गुरु को कोई अच्छा फल नहीं बताया जाता है। उसके बहुत से कारण हैं और बहुत सी बातें हैं इनके बारे में, जो कारक के अनुसार बहुत से पाठ हमारे दिए हुए। चूंकि ये पाठ फलित ज्योतिष के लग्नानुसार चल रहे हैं, तो उसमें वही बातें करेंगे जो इस पाठ से संबंधित हो। तीसरे स्थान में बैठा हुआ गुरुदेव आपके पंचम यानी आपके सप्तम स्थान पे दृष्टि डालेगा और आपके भाग्य स्थान पे अपनी राशि पे दृष्टि डालेगा। पंचम यानी मकर राशि पे, शनिदेव की राशि पे, जिनको बोला जाता है कि गुरुदेव, यहाँ गुरुदेव का ये नीच स्थान है। और उसके बाद में शुक्रदेव की राशि वृष पे, एकादश स्थान पे ये दृष्टि डालेगा। तब एक बात तो आप कंफर्म कर लीजिए, सप्तम स्थान के, भाग्य स्थान के और लाभ स्थान के यहां के फल आपको बहुत सुंदर और बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। अब दूसरी भावेश लग्नाध्याय जो हम लोगों को फल दीपिका के द्वारा या वृहत होरा पाराशर होरा शास्त्र के द्वारा हम लोगों को प्राप्त होते, उसमें यह बोला जाता है कि भाग्येश, क्योंकि भाग्य स्थान का स्वामी होता है गुरुदेव, यहाँ पे अगर तीसरे स्थान में हो तो जातक भातृ सुख से युक्त, मतलब भाइयों का सुख अच्छा मिलता है, खुद धनी, गुणवान और रूप और शील से समन्वित होता है। अब रूप और शील ये थोड़ी कठिन भाषा है, शास्त्रों की भाषा है। रूप मतलब सुंदर होगा, शील मतलब अच्छे आचरण वाला होगा, लज्जाशील होगा, गलत कर्मों से दूरी बनाएगा, अच्छे कर्म करेगा। लेकिन वही जब बात होती है कि छठे स्थान का स्वामी जब तीसरे स्थान में विराजमान हो, भावेश फलाध्याय में, इसी वृहत होरा पाराशर शास्त्र में, तब उसके कुछ अच्छे फल नहीं बताए जाते। तो अब इसको किसका कौन सा अच्छा समझे और कौन सा गलत समझे? हमारा विचार है कि समन्वय कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सी बातें आती। आपका ये सोच के चलना पड़ेगा कि दोनों के गुण आपको समय समय पर ये अपनी अंतर्दृष्टि और अपनी जो महादशा में जो दृष्टियां प्रदान होगी गोचर के द्वारा, उन फलों को ये डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि ये छठे स्थान का स्वामित्व है, और उन फलों को भी बढ़ाएंगे क्योंकि ये भाग्य स्थान का स्वामी। अंतर्दशा और महादशा में कुछ विशेष फल आपको गुरु का देखने का मिलेगा, लेकिन आपके ओवरऑल व्यक्तित्व पे इसका असर केवल इतना होगा कि आप बहुत संघर्ष करेंगे। ऐसा आपको लगेगा कि आप बहुत संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा होगा नहीं। ऐसा कुछ तीसरे स्थान का गुरुदेव आपको करवा देता है, कुछ आलसीपन की मात्रा दे देता है,
कुछ कफ खांसी के भी रोग दे सकता है, कुछ बुद्धि व्यापारिक टाइप की भी दे सकता है, क्योंकि कन्या राशि पे विराजमान है। और काल पुरुष की कुंडली अनुसार भी बुध देव ही तीसरे स्थान का स्वामी होता है, उनकी मिथुन राशि आती है। बुध की राशि में थोड़े गुरुदेव सहज नहीं होते, लेकिन बुध को प्रॉब्लम नहीं है, गुरु को प्रॉब्लम है। बुध देव की या बुध ग्रह की किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, चंद्रमा को छोड़ के, लेकिन गुरुदेव को बुध से प्रॉब्लम है, उसको देखना नहीं चाहते, तो उनकी राशि पे विराजमान है, पहली बात। दूसरी बात, तीसरे स्थान में गुरुदेव का व्यक्तित्व खत्म हो जाता है। खत्म होने का सेंस ये हो गया कि आदमी विचारों में, ज्ञान में कुछ इस तरह से होगा कि बिन मांगे ज्ञान देने की कोशिश करेगा, बातें कुछ और चल रही है और ये अपने ज्ञान को कुछ दूसरे शब्दों में आपको प्रोवाइड करवाएगा और खुद हंसी का पात्र बनेगा। मान सम्मान हालांकि दसम स्थान से भी देखा जाता है, लेकिन तीसरे से भी देखा जाता है। उसका कारण है, तीसरा स्थान आपका यह बताता है कि आपने अपने जीवन में क्या अचीव किया, किस तरह का पराक्रम किया, चीजों को समझने में आपकी ट्यूनिंग या आपका दिमाग कैसा है, आपकी अंतर्दृष्टि कैसी है। गुरुदेव तीसरे स्थान में आके ये सब चीजें आपको नॉर्मली नहीं देते, ये साइलेंट हो जाते हैं यहां पे। तो क्या पूरे जीवन भर ऐसा ही चलेगा? नहीं चलेगा। अकेले गुरुदेव का पूरी कुंडली में इफेक्ट नहीं होता है, बाकी ग्रहों का भी होता है। और 90% संभावना रहती है हर ग्रह के साथ मेल मुलाकात होते रहता है। ग्रह आपकी कुंडली में वही फल करते हैं जो हम लोगों के परिवार के सदस्य आपस में मिल बैठ के जो चर्चा करते हैं, जो झगड़े करते हैं, जो एक दूसरे के साथ वैमनस्य रखते हैं, जो एक दूसरे के साथ चीटिंग करते हैं, सेम वही चीजें ग्रह करते हैं। इसीलिए हर ग्रह को हर रिश्ते के साथ जोड़ा गया है। गुरु और गुरु सदृश व्यक्ति आपके लिए कुछ फायदेमंद नहीं होंगे। उसका सबसे बड़ा कारण होगा कि आपके प्रति, आप में उनके प्रति कोई अच्छी भावना का विकास नहीं होगा। कुछ गलती नहीं रहेगी आपकी, कुछ आपने कर्म भी ऐसे नहीं किए होंगे जिसकी वजह से गुरु आपको नापसंद करे, लेकिन फिर भी कुछ मनोविकार समझ लीजिए, कुछ ऐसी बातें समझ लीजिए जो आपके बारे में एक धारणा बन जाएगी कि नहीं, इससे ठीक नहीं है। फ्रेंड सर्कल थोड़ा कम होगा, बातें भी ऐसा इंसान थोड़ी कम करता है। सबसे सुंदर योग गुरुदेव का तीसरे स्थान में कब बनता है? मान लीजिए बुध का संयोग हो गया, जबकि बुध को पसंद नहीं करते। पसंद नहीं करने का मतलब केवल इतना है, ज्योतिष में यह समझाया जाता है कि इस ग्रह की रे जो निकल रही है वो उस ग्रह से कनेक्ट होने में प्रॉब्लम होती है। बुध बुद्धि के कारक है, गुरु ज्ञान के कारक है। अब अगर तीसरे स्थान में बुध देव विराजमान हो जाए गुरु के साथ, तो बुद्धि ज्ञान पे भारी होगी। ऐसा इंसान बहुत हद तक व्यापारी होता है। ऐसा इंसान ज्ञान भी
अपने व्यापार के लिए, अपने भौतिक सुख संसाधनों को जुटाने के लिए बुद्धि के द्वारा यूज करता है। तो यहाँ पे गुरु का यूज बुद्ध होने से बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर सूर्य आ जाए यहाँ पर, फिर गुरुदेव का फल बहुत इफेक्ट होता है। बहुत ज़्यादा अच्छा होने की वजह से जीवन भर आदमी तकलीफ उठाता है। ऐसा इंसान योगी सदृश, संत महात्मा के जैसा, कुछ इंट्यूशन पावर, कुछ इस तरह की पावर इसके साथ जुड़ी हुई रहती है जो समय से पहले इसको पता नहीं चलती। कुछ ऐसी चीजों का इसको आभास होता है, लेकिन ये बता नहीं सकता, इसको समझ में नहीं आती वो चीजें। एक बात कंफर्म है, इनके जन्म के बाद में इनके पिता की प्रोग्रेस होती है, यह कंफर्म बात है। पत्नी के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग होती है। अब कोई कारणवश दूसरे ग्रहों का संयोग थोड़ा अच्छा नहीं मिल रहा है और पत्नी के बिहेव में बहुत ज्यादा चेंजेस है, अपोजिट है इनसे, तो भी ये कोई अहित उनका नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि, इनके गुरु की दृष्टि सप्तम स्थान पे जा रही। ये उनके प्रति समर्पित रहेंगे। अब सामने वाला पार्टनर कैसा है वो एक अलग मैटर है, क्योंकि उसके फल, उसकी कुंडली के फल भी उसके ऊपर इफेक्टिव रहेंगे। इनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। सप्तम स्थान पे गुरुदेव की दृष्टि आपको एक अच्छे व्यापार की तरफ भी संकेत करती है। ऐसा इंसान अगर व्यापारी होता है तो बहुत अच्छी और ईमानदारी से व्यापार करने की प्रवृत्ति ऐसे इंसानों की होती है, लेकिन नॉर्मली होता नहीं है। हाँ, शनि अपनी राशि पे विराजमान हो जाए, मकर राशि पे यहाँ पे, तब एक अलग मैटर करता है। एक समय आता है कि फिर आदमी अपना कोई प्रोफेशनल, कोई ज्ञान के द्वारा कोई ऑफिस वगैरह का सर्विस स्टार्ट कर दे या फिर कोई व्यापार की तरफ अग्रसर हो जाए। लाभ मिलता है हर चीज का, अपने कर्मों का, लेकिन बहुत हद तक ऐसे इंसान भाग्य के भरोसे भी बैठे रहते हैं, ये भी इफेक्ट प्राप्त हो जाता है आपको। नॉर्मली बुध ग्रह आपके कोई कर्क लग्न वालों के लिए कोई अच्छे भावों के स्वामी नहीं है, और गुरुदेव भी 60% कर्क लग्न वालों के लिए कोई खास इफेक्ट नहीं देते। लेकिन अपने बिहेव या अपने मोरल या चरित्र को या अपने ज्ञान को बहुत अच्छी मात्रा में डेवलप करके सही तरीके से अगर चाल चलन में है इंसान, तो फिर गुरुदेव की महादशा इनको गिरने नहीं देती। ये बात सही है। इनकी कुछ प्रोग्रेस ही करवाएगी वो। हाँ, रोग हो सकते हैं इनकी महादशा या अंतरदशा में, कुछ इस तरह के रोग हो सकते हैं, कफ खांसी से संबंध से, या गैस्ट्रोलॉजिस्ट कोई प्रॉब्लम पेट वगैरह की, ये सब चीजें इनके साथ जुड़ी हुई रह सकती। नवमांश का अगर अध्ययन करते हैं आप, तो कन्या राशि में पहला नवमांश मकर का आएगा, जिसका हमने थंबनेल में भी सब लगाया हुआ है। और लगाने का कारण केवल इतना है कि आप किसी भी लग्न को जब बार बार वो सब नवमांश पढ़ो तो आपको याद हो जाए। चूंकि ये कोई पेड ज्योतिष जैसा चैनल है नहीं कि हम चैनल खोल के आपसे कोई आपकी कुंडली का अध्ययन करके आपको फलादेश बता के आपसे फीस वगैरह लेने की वजह से ये चैनल हमने शुरू नहीं किया। इसलिए हमसे जितना हो सकता है, चाहे थंबनेल के द्वारा हो, चाहे पुस्तकों के ज्ञान के द्वारा हो, जितना हम बता सकते हैं उतना बताने की कोशिश करते हैं। और आपसे भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको ज्योतिष सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है। अभी जो बहुत ज्यादा ज्ञान की मात्रा सोशल मीडिया में ज्योतिष के लिए जो चल रही है,
उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप खुद सीखो, और इस हद तक तो जरूर सीखो कि भ्रामक जानकारियों से अपने दिमाग को डिस्टर्ब न कर सको। कुछ चीजें भविष्य में होने वाली घटनाएं ज्योतिष के द्वारा आप अंदाज लगा सकते हैं। लोग बोलते हैं कि इवेंट कब होगा हम निकाल सकते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर कोई भी चीज रोकी जा सकती थी। इस तरह की चीजें अगर होती अपने पास तो हर चीज को हम लोग डेवलप कर सकते थे, चेंज कर सकते थे। सपोज आपका इवेंट होगा और बातें तो ज्योतिष की यहां तक हो रही है कि आप 15 मिनट 20 मिनट का भी इवेंट निकाल सकते हैं। लेकिन चलिए हम बोलते हैं कि 10 दिन का। सपोज किसी का एक्सीडेंट होना है 10 दिन में, आप निकाल दीजिए और उसको रोक दीजिए। अगर ऐसा कोई ज्योतिष में ज्ञानी होता और सोशल मीडिया में जो बता रहे हैं कि कब होगा वो निकाल सकते हैं, तो निकाल के बता दीजिए। एक चीज को बताने से आप रातों रात फेमस हो जाएंगे और आपसे आपके पास आम जनता की तो बात छोड़िए, बड़े बड़े जो वीआईपीज हैं पूरे वर्ल्ड के, वो अपना बैंक बैलेंस लेके आपके सामने खड़े हो जाएंगे। ये सोशल मीडिया में बोल के प्रचार पाना बहुत आसान है, लेकिन जब बारी आती है निकालने की और जब नहीं होता है तो एक परमानेंट डायलॉग है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है। ऐसा ही कुछ होता है। ये हमने फेस किया अपने जीवन में ये सब चीजें, और यही सब बहुत से कारण थे कि ज्योतिष को सीखे, समझे तो सही है क्या। आप बहुत कुछ जान सकते हैं, लेकिन वो बहुत कुछ जानने के लिए जिसकी आप कुंडली देख रहे हैं उसको जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कि एक आदमी, एग्जाम्पल के तौर पे, एक आदमी अपना वर्क कर रहा है, अपने घर में खेती किसानी का काम कर रहा है, और उसको आप ले जाके किसी इंडस्ट्री में बोलते हो कि आप इस इंडस्ट्री को आपको संभालना है, तो वो वहां पे असहज हो जाएगा। सेम वैसी ही बातें ज्योतिष में है कि आपको पता नहीं है सामने वाला कौन है, क्या वर्क कर रहा है, और आप उसकी कुंडली के ग्रहों के अनुसार उसके फल बता देंगे, लेकिन संस्कार के रूप में उसको वर्क दिया भगवान ने, वो किसानी का काम कर रहा है, वो मंगल और बुध से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट जमीन से उपार्जन करता है, उसी के द्वारा अपने परिवार और अपने कुटुंब या अपनी धन संपदा को बढ़ाता है या घटाता है। अब उसको आपने इवेंट बता दिया कि इस समय में आप बहुत बड़े पैसे वाले बन जाएंगे, तो बनेंगे कैसे? और जब नहीं बनते, जब वापस पूछा जाता है, तो फिर या तो फोन ब्लॉक मिलता है या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है। रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, आपने उचित समय नहीं बताया है। तो यही सब बातें हैं। इसलिए हमारा यही कहना है कि हर ग्रह आपके हर अंग से नक्षत्रों के साथ जुड़ा हुआ है। जो नक्षत्र जिस ग्रह के द्वारा जहां पीड़ित होगा उस अंग में आपको डिस्टर्बेंस देगा। सपोज मेरे मस्तक से कनेक्टेड नक्षत्र, जैसे मेरा नक्षत्र कोई भी हो, अश्विनी हो, मघा हो, उसी के अनुसार नक्षत्र पुरुष, नक्षत्रों के बारे में बहुत से पाठ हमारे दिए हुए। नक्षत्र पुरुष को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोगों को पता रहता है कि कौन सा नक्षत्र मेरे नक्षत्र के अनुसार मेरे मस्तिष्क में आ रहा है।
कोई ऐसे ग्रह की महादशा आ गई जो ग्रह हमारे उस नक्षत्र को गोचरवश पीड़ित कर रहा है, तो उस समय में, उस पर्टिकुलर पीरियड में आपका दिमाग डिस्टर्ब होता है। अब डिस्टर्ब होगा कैसे, किस तरह की चीजों को लेके होगा, तो उस समय के गोचर में आप ये देखिए कि उसकी दृष्टि कहां जा रही है और वो किस स्थान पे बैठा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, आपकी जन्म पत्री में चंद्र लगन के अनुसार वो ग्रह कहां बैठा हुआ है, चंद्र लगन के अनुसार, लगन कुंडली के अनुसार नहीं, क्योंकि गोचर का फल आपको चंद्र लगन देता है और हम लोग लगे पड़े हैं गोचर अपनी लगन कुंडली को लेकर। एक छोटा सा इसके साथ एक तर्क, जो पुराने जमाने में, जब आज के 30 साल पहले तक जब हमने चालू किया था सीखना जिनसे, उनका एक छोटा सा वाक्य, एक छोटी सी लाइन हम आपको बता देते हैं कि जब आपका नामकरण होता है तो आपका नक्षत्र देखा जाता है, आपकी दशा महादशा निकालनी हो तो आपका नक्षत्र देखा जाता है, आपकी शादी किसी कन्या के साथ होनी है तो आपका और उसका नक्षत्र देखा जाता है। ठीक, हर चीज में नक्षत्र देखा जाता है और सब 27 नक्षत्रों का स्वामित्व है चंद्रमा के पास है। चंद्रमा कौन है? आपका मन। आप जीवन भर अपने मन को संतुष्ट करने के लिए कार्य करते हैं, आप मानो या नहीं मानो। अगर आप डीपली अध्ययन करोगे अपने बारे में तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 101% सही है। आपके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि आप अपने मन को मन के अनुसार कार्य ना करो, कोई सुविधा नहीं है। वो सुविधा कब मिलती है? जब ऐसे कोई संत महापुरुष का सानिध्य मिलता है, कोई ऐसे गुरु का आशीर्वाद मिलता है और आप अपने कुछ चक्रों को जागृत कर लेते हैं। महान अध्यात्म योगी या ऐसी कोई भक्ति योग की कोई ऐसी कोई परंपरा जिसके द्वारा आप फलित पुषित होते और उसको सीख के अपने गुरु के सानिध्य में जब आप चरणों में जब स्थान प्राप्त करते हैं और गुरु मंत्र का जाप करते हैं पूरी आस्था के साथ, तब वो चीजें आपके अंदर जागृत होती है। तब फिर मन लोप होता है और जब मन लोप होता है तो ये संसार खत्म हो जाता है। भोगों का कारक शुक्र नहीं है, चंद्रमा है। बार बार बोलते हैं हम ये बात। शुक्र वो शक्ति है जिसके द्वारा आप भोग भी कर सकते हैं और जिसके द्वारा आप परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य देह में जो उत्पादन की क्षमता है, एक से अनेक होने की जो संजीवनी है, वो शुक्र है। अब उस शक्ति को आप भोगों में लगा दो। अगर उस सुख को चाहिए तो काम भोगों में लगा दो या अन्य कोई भोगों में लगा दो, तब वो वहां क्षीण हो जाएगी। या फिर उस शक्ति को यूज करके आप उस परम शक्ति का आश्रय ग्रहण कर लो। दोनों जगह वो शक्ति चाहिए। तो भोगों में लगाओगे तो चंद्रमा है, योगों में लगाओगे तो सूर्य है, और सूर्य का सानिध्य मिलने के लिए फिर आपका वो ज्ञान जागृत होता है तो वो गुरु है। गुरु ये चीजें जागृत करवा सकता है तीसरे स्थान में। इतना लंबा चौड़ा ये सब चीजें हमने आपको बताने का कारण केवल इतना था कि गुरु यहां पे संघर्ष करना नहीं चाहता है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। अब ज्ञान कैसे आएगा? क्योंकि करक लगन है, चंद्रमा है, ऐसा इंसान भावुक होता है। भावुक इंसान हमेशा दुखी होता है, छोटी छोटी बातों पे दुखी होता है, क्योंकि उसका माइंड जो है मन और हृदय के साथ जुड़ा हुआ रहता है। वो बहुत गहराई से सामने वाले को प्यार करने की कोशिश करता है, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे गुरु हो, चाहे माता पिता हो, चाहे कुटुंब हो। लेकिन जब रिटर्न में रिप्लाई अच्छी नहीं मिलती है तब दुखी होता है, और दुखी मन या तो भगवान को भजता है या कोई गलत कदम उठाता है। तो गुरु केवल इतना करता है कि आपको गलत कदम उठाने नहीं देता है। दुखी होगा और गलत कदम नहीं उठाएगा तो फिर वो ईश्वर का नाम लेगा, क्योंकि उसके अलावा उस दुख को मिटने का कोई जरिया ही नहीं है। यह है गुरु तीसरे स्थान। आशा है मित्रों
पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।